हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का नंबर्स एकेडमी पर। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी को पता है, आप सभी को विदित है, अब तक की जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट की जो वैकेंसी आया करती थी, उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। 2019, 20, 21 में किसी भी साल की बात करूं, कहीं 5,500 वैकेंसी हुआ करती थी, कभी 6,000 वैकेंसी हुआ करती थी, कभी 7,000, कभी 8,000, 13,735 या 34 जो भी है अपने पास वैकेंसी। इतनी वैकेंसी आज तक एसबीआई क्लरिकल में नहीं आई है। विश्वास करो इस बात को। अच्छा, किसी भी आरटीआई का रिप्लाई, ये तो सब चीज़ें बीच बीच में पता लगने लग गई थी कि जब कभी नोटिफिकेशन तो अभी आया है 16 तारीख को। उससे पहले अगर मैं नवंबर की बात करूं, सितंबर की बात करूं, तो आरटीआई लगा लगा के कईयों ने पूछा कि किस आधार पे वैकेंसी अब आगे आने वाली है, तो वहां पर हिंट मिल गई थी पहले से कि एक ऑफिसर पे दो क्लरिकल की एक योजना बना रहा है एसबीआई। उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी आपके सामने आई है। अब 13,735 वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी है तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। सबसे बड़ी भर्ती है। अब यहां पर इसके अंदर जो भी जानकारी हो सकती है A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। A to Z जानकारी इसकी बात करेंगे कि यहां पर इसके अंदर एग्जाम डेट क्या होगी, क्या फीस होगी, क्या इसका एज क्राइटेरिया होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे और इसको आप टारगेट कर सकते हो। धीरे धीरे मैं आपके सामने उन चीज़ों को प्रस्तुत करने वाला हूं कि अंदर का इसका जो प्रोफाइल है वो कैसा होता है, कैसे इसमें वर्क होता है, क्योंकि मैंने तो वर्क किया है। ठीक है, एसबीआई में जब मैं पीओ था तो वहाँ पर हमारे जस्ट पास में बैठ के जो कैशियर थे या अकाउंटेंट थे वो काम करते थे, तो मैंने उनको काम करते हुए देखा है। कहीं ना कहीं मैंने भी काम किया है, क्योंकि एसबीआई में 1.5 साल काम किया है, तो उसके आधार पे मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। पास में बैठने वाला कैशियर है या अकाउंटेंट है वो किस तरह से काम करते थे और क्या आपकी वर्क प्रोफाइल होने वाली है। डे बाई डे हम इसके बारे में बात करते जाएंगे। आज मैं केवल आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताने आया हूँ, क्या इसके अंदर प्रोसेस होने वाला है और यहाँ पर इस वैकेंसी को कैसे आप टारगेट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट इसके अंदर जो है मेनली 3 सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वो सभी बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे बड़ी वैकेंसी है, क्या है, ये है। अब सबसे पहली बात तो ये जो एसबीआई, नाम ही काफी है। एसबीआई एक ब्रांड है, ठीक है ना, नाम ही काफी है। अगर आप बात करते हो किसी अदर बैंक की कि आईबीपीएस क्लरिकल है, आईबीपीएस पीओ है, उसके ऊपर आप एसबीआई को रख सकते हो, ठीक है। तो एसबीआई के अंदर जो पोस्ट है ना, वो आपके पास पोस्ट है जूनियर एसोसिएट। जूनियर एसोसिएट मतलब ये क्लरिकल पोस्ट है, बस केवल इसका नाम चेंज किया है। पहले इसको क्लरिकल बोला जाता था, अब जूनियर एसोसिएट इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो वैकेंसी है आपके सामने देखने को मिली है 16 तारीख को, 16 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था, ये आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो आपके पास है 17 तारीख से लेके और 7 जनवरी तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। केवल 20 दिन एसबीआई देती है, ठीक है ना। तो आप इस 20 दिन के अंतराल में फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज यहां हाईलाइट करके दी हुई है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्किल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। कहने का मतलब है कि जिस स्टेट से स्टेट वाइज इसको फिल किया जाएगा, आप राजस्थान से फिल करते हो, आप अहमदाबाद से फिल करते हो, आप कानपुर लखनऊ से फिल करते हो, आप दिल्ली से फिल करते हो, चंडीगढ़ से फिल करते हो, आप जहां चाहो वहां से फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर एक एलपीटी करके होता है, उसको भी आपको पार करना होगा। आपकी अगर एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है किसी स्टेट में, तो वहां से ट्रांसफर कराना मुश्किल है। आपने मान लो यूपी से फिल किया और आप चाहते हो कि मैं राजस्थान में आ जाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना यह चाहिए कि आप स्टार्टिंग से उस जगह फॉर्म फिल करो जहां पर आप सरवाइव कर पाओ। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये वैकेंसी थी, कब आई थी, क्या डेट है, वो मैंने आपको बता दी है। आगे की अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। आपको केवल नोटिफिकेशन में यह बोला हुआ है कि इसकी जो एग्जाम डेट है, प्रीलिम्स जो होगा वो फरवरी 2025 में एक्सपेक्टेड है, और जो इसका मार्च और अप्रैल में 2025 मार्च अप्रैल में इसका मेंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन मैं आपको डेट बताता हूं, एग्जैक्ट इसका प्रीलिम्स कब होगा, इसका मेंस कब होगा। सुनो, इसका जो प्रीलिम्स की जो डेट है वो तो आपके पास है ये वाली, और मेंस की जो डेट है वो 10 अप्रैल 2025 है।
प्री इसका 22, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को 4 दिन इसका प्री होने वाला है, ठीक है ना। ये भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस डेट को टारगेट करके अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सकते हो, रेगुलर आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। एक दिमाग में डेट होनी चाहिए कि मेरा एग्जाम कब होगा। अब आपको डेट का नहीं पता, अब आप बोलोगे सर ये डेट आपके पास कहीं, ये आपको केवल आम खाने, गुटलियों को नहीं गिनना है, ठीक है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इस डेट को ध्यान में रखो और आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। अच्छा, कभी भी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो प्री के बाद नहीं कर सकते, आपको अभी से ही जुटना होगा, आपको प्री प्लस मेंस अभी से साथ लेके चलना होगा। अच्छा, प्री और मेंस में होता क्या है, प्री और मेंस में मैं पैटर्न बताऊंगा अभी आगे जाके। प्री और मेंस में होता क्या है कि आपको मेंस में एक लेवल अप लेके चलना होता है, प्रीलिम्स में क्या होता है कि वो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बाकी टॉपिक तो सेम ही रहते हैं। अरे जो परसेंटेज प्री में आएगा, क्या परसेंटेज आपका मेंस में चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो आपको करना यह है कि तैयारी दोनों की अभी से स्टार्ट करनी है, प्री हो चाहे मेंस हो। और ये आपकी एग्जाम डेट है, इन एग्जाम डेट को ध्यान रखना। 10 अप्रैल को आपका मेंस होगा और आपका जो प्री होगा वो आपके पास 22, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को होगा। बात क्लियर है? चलें आगे। ये आपका एज क्राइटेरिया है भाई। एज क्राइटेरिया क्या है? एज के अकॉर्डिंग यहां पर आपसे जो बोल रहा है कि आपकी एज है ना 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए और आपकी एज 28 साल से ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एज ये कंसीडर करेंगे कि किस एज का बंदा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, कि 20 से 28 साल की एज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप इस फ्रेम के अंदर नहीं आते हो, ठीक है, अगर आप फ्रेम के अंदर नहीं आते हो तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन है, ठीक है ना। और रिलैक्सेशन क्या है? अच्छा, सबसे पहले ये जो एज है ना 20 से 28 साल की जो उम्र है वो आपकी 1/4/2024 पे काउंट की जाएगी। यहां तक आपकी एज 28 होनी चाहिए। मतलब ये जो डेट बोलते हैं ना कि एक फिक्स डेट, किस डेट पे आपकी एज इतनी होनी चाहिए, वो आपके पास है 1 अप्रैल 2024। रिलैक्सेशन जो है वो आप देख सकते हो कि SC ST का बंदा है तो 5 साल का उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC का तो 3 साल का मिल जाएगा, बाकी रिलैक्सेशन आप देख सकते हो। तो ये एज क्राइटेरिया है, ठीक है। 20 से 28 साल की आपकी एज होनी चाहिए तो आप SBI क्लरिकल का फॉर्म भर सकते हो। जूनियर एसोसिएट जिसको बोला जाता है उसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट, एसेंशियल मतलब इसके क्वालिफिकेशन क्या है, इसको फॉर्म फिल करने के लिए क्या चाहिए? सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आप हो तो स्वागत है आप सभी का, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन उसकी भी डेट होगी कि कब तक ग्रेजुएशन हो। अब आप बोलोगे सर हमारी ग्रेजुएशन तो अप्रैल में होगी, अप्रैल 2025 में होगी, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो आपके हाथ में होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले। ये डेट मैंने अलग से लिख दी है, नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, वहां पर सब चीजें जो मेंशन थी मैंने शॉर्टकट में साइड में लिखा है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं। इसमें एक 2 एग्जाम मैंने, प्री एग्जाम हो गया, प्रीलिम्स के बाद में इसका मेंस हो जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है प्री और मेंस में? सबसे प्यारी बात, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जो राजस्थान कोऑपरेटिव का एग्जाम दे रहे हैं ना उनको मैं टारगेट करके यहां पर मैं थोड़ा कंपेयर करने वाला हूं आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है ना। अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए कि दोनों में कंपेयर क्या हो सकता है, कंपैरिजन क्या हो सकता है। क्योंकि राजस्थान की जो ऑडियंस है जो तैयारी कोऑपरेटिव बैंक की भी कर रही है और जो क्लरिकल की तैयारी करना चाहते हैं SBI के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आगे जाके एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है ग्रोथ के लिए अगर आप SBI में सर्व करते हो तो, ठीक है। तो वहां पर दोनों में कंपेयर क्या हो सकता है मैं करूंगा आगे जाके। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि वहां पर आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहां सब्जेक्ट आपके पास मेनली 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट पे आपको मेहनत करनी है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक इंग्लिश है आपके पास, एक क्वांट है, एक आपके पास रीजनिंग है, ठीक है ना। अभी मैंने कल परसों ही मैंने एक वीडियो बनाया था कोऑपरेटिव बैंक के लिए, वहां पर मैंने बताया था सेक्शनल टाइमिंग का क्या खेल है। सेक्शनल टाइमिंग मैंने SBI का कंपेयर करके बताया था मैंने, है ना, ठीक है ना, कंपेरिजन SBI का किया था मैंने। तो यहां पर सेक्शनल टाइमिंग है, देखो ये रहा कि 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने हैं, ये 35 क्वेश्चन आपको क्वांट के 20 मिनट में करने हैं, 35 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के 20 मिनट में करने हैं। टोटल आपके पास 1 आवर होगा।
इस 1 घंटे में आपको अलग अलग टाइमिंग गिवन है, इस अलग अलग टाइमिंग में आपको अलग अलग जो मैथ, जो क्वांट है, जो रीजनिंग है, जो इंग्लिश है, उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सेक्शनल टाइमिंग है, ना कि सेक्शनल कट ऑफ। बात ध्यान देना इस बात पे कि यहां पर केवल सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसको बात को लिखा हुआ भी है शायद, यहां पे देखो, लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ ये लिखा हुआ है, ईच टेस्ट विल बी हैव सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन्ड अबव, है ना। सेपरेट टाइमिंग तो है, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, हाँ ये लिखा हुआ, सेक्शन वाइज मार्क्स जो है, सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, ठीक है ना। आपको सेक्शन वाइज मार्क्स को मेंटेन नहीं रखना है, ऑल ओवर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है। वो कट ऑफ 100 में से मैं कट ऑफ पे वीडियो लाऊंगा एक, उसको आप देखिएगा, तो वहां पर पूरा 5-6 साल का जो कट ऑफ एनालिसिस है वो मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, है ना। कितने क्वेश्चन कहां से आए मैं भी आपको बताऊंगा, कि क्वांट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, इस सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। अभी केवल इतना बता रहा हूं कि यहां पर सेक्शनल टाइमिंग है, कट ऑफ नहीं है। 100 में से अगर आप 60 लाते हो, ऑल ओवर 60 लिया है आप, तो 60 आपके हो सकता है कि 30 इसमें आ जाए, 30 इसमें आ जाए, और इंग्लिश में आपके 0 आए मान लो। हो सकता है कि इसके अंदर 25 आ जाए, इसके अंदर 10 आ जाए, 60 अगर कट ऑफ है तो वहां पर कोई अलग से कोई कट ऑफ नहीं है सेक्शनल, केवल आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है। ये प्रीलिम्स है। अच्छा, जो प्री पास करेगा, प्री में टोटल 10 गुना पास किए जाएंगे, ठीक है ना। प्री में जो टोटल 10 गुना पास किए जाएंगे, कि जिसने भी प्री का एग्जाम दिया, अगर उसको मेंस देना है तो मेंस के लिए जो क्वालिफाई होंगे वो 10 गुना होंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये मेंस की बात करते हैं। मेंस में क्या है, मेंस में आपके पास 3 सब्जेक्ट तो पहले से ही थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो पहले से ही थे। अच्छा, इसमें मत जाना, कंप्यूटर एप्टीट्यूड नाम का है ये, ठीक है ना। कंप्यूटर एप्टीट्यूड नाम का है, बाकी क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे। अच्छा, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। अब आप बोलो कि हम एसएससी की तैयारी करने वाले हैं, एसएससी की तैयारी करने वाले हो, अगर आपकी अच्छी नॉलेज है तो थोड़ा सा आप उसको, अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब कुछ आने वाला है, ठीक है ना। और क्वांट में भी मेनली आपको डीआई देखने को मिलेगी मेंस में। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको कहा जाता है, तरह तरह की डीआई आपके पास होती है, कैसलेट होती है, पाई होती है, टेबुलर होती है ना, रडार ग्राफ होता है, बहुत सारी आपके पास डीआई देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखना। 3 सब्जेक्ट आपके जो प्री में थे वो भी मेंस में, वहां पर मेंस में आपके पास 190 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। ये जो 190 क्वेश्चन है, 190 जो क्वेश्चन है, इन 190 क्वेश्चन में आपको 200 नंबर का पेपर होगा, क्वेश्चन आपके पास 190 होंगे, टाइमिंग आपके पास ये होगा, और सभी के लिए अलग अलग टाइमिंग है। अच्छा, इसका मुझे इतना प्यारा पैटर्न पता है ना, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस का इतना शानदार पैटर्न मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। मैं नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोलता आपको कि 50 में से आप 50 के 50 उड़ा दोगे। हां, मैं ये जरूर बोलता हूं, जो मैं बताऊंगा, जो आप पढ़ना चाहते हो, जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि 50 में से आप 25-30 तो आराम से कर लोगे। अच्छा, रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप समझते हो बात को। आप 10 चीजों को एक एक बार नहीं पढ़नी है आपको, मैं जो बताऊंगा उसको 10-20 बार, 15 बार रिवीजन मार दो। उसको रिवीजन मारने के बाद 15-20 बार आपने रिवीजन मार दिया ना, तो आपके पास कुछ बचा नहीं है। जनरल अवेयरनेस आप आराम से, मैं बोल रहा हूं 50% तो क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस ऐसा सेक्शन होता है कि मैथ्स में तो आप फिर भी बोल सकते हो, मैथ्स में तो आप कह भी सकते हो कि यार मैं इतना कर दूंगा कि 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं, तो 50 में से मैथ्स अगर मेरे को आती है तो 50 के 50 भी कर सकता हूं, स्पीड बहुत अच्छी है तो कर सकता हूं। जीके में कोई ये नहीं बोल सकता, जनरल अवेयरनेस में कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 50 के 50 क्वेश्चन पूरे कर दूंगा अटेम्प्ट, नहीं हो सकते। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूं ना, उसके अकॉर्डिंग आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। 25 से 30 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और ज्यादा इतना लेंदी प्रोसेस नहीं, केवल 3-4 महीने की अपन को जनरल अवेयरनेस पढ़नी होती है, ठीक है ना। वो कहां से पढ़नी है, कैसे रीड करनी है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है ना। अभी के लिए केवल इतना है, ठीक है। ये मेंस का पैटर्न है, 200 नंबर में से कट ऑफ डिसाइड होगी, 200 नंबर में से कट ऑफ डिसाइड होगी, ठीक है ना। अच्छा, वैकेंसी की मैं बात करने वाला था, 1 मिनट। वैकेंसी, एक बार वैकेंसी और देख लो आप। अच्छा, ये वैकेंसी मैंने पीडीएफ खोला हुआ है, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन 2024 का, ठीक है ना। तो ये टोटल वैकेंसी आप देखो, टोटल वैकेंसी देख लेते हैं यार। हाँ, टोटल वैकेंसी देखो आप,
ये टोटल वैकेंसी हमारे पास है यार 13,735, लगभग 14,000 वैकेंसी है यार। पिछली साल से डबल ही है। हर बार जब मैं 2021 में मैंने क्लरिकल का एग्जाम दिया था, हाँ स्कोर कार्ड तो बहुत है, एसबीआई पीओ का भी, आईपीएस का भी है मेरे पास, सीजीएल का भी है मेरे पास, है ना, स्कोर कार्ड बहुत सारे हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर इतनी वैकेंसी 14,000 वैकेंसी है। जब मैंने एग्जाम दिया था तब मेरे पास 5500 वैकेंसी थी मेरे सामने। ठीक है ना, 5500 वैकेंसी थी। लेकिन अब वैकेंसी आप देख लो, वैकेंसी का जो रॉब है वो देख लो। यहां पर तैयारी करने वाले चाहिए, तैयारी करने वाला होगा तो ये वैकेंसी लेके जाएगा और सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया वैकेंसी है यार, क्या बोले। अच्छा, ये इनके सर्किल है, सॉरी, न्यू दिल्ली, चेन्नई, मतलब कुछ भी आप कहीं भी भर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना। अच्छा, मैं जयपुर की बात करता हूं, ठीक है, मैं जयपुर की बात करता हूं। ये जो जयपुर है ना, इस जयपुर सर्किल, सर्किल बोला जाता है जयपुर। जयपुर का मतलब जयपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जयपुर का मतलब है जयपुर सर्किल में पूरा राजस्थान आता है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा जो प्रोफाइल आपको, मैंने कैसे काम किया और किस किस ब्रांच में मैंने काम किया और कैसे कैसे काम होता है, मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे ट्रांसफर होता है ना, सब चीज़ें। अभी नोटिफिकेशन देख लो, नोटिफिकेशन मुझसे देख लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, और खुद से भी आप रीड करना क्या ये चीज़ें सही हैं क्या। तो डिस्कस करते रहेंगे हम डेली बेसिस में, आपकी वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, यहां पर ये राजस्थान है, जयपुर सर्किल के लिए, मतलब राजस्थान, पूरा राजस्थान आता है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये देखनी है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब आपका मेंस हो जाता है तो भाई मेरे, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करके एक होता है, एलपीटी होता है। एलपीटी हाईफाई कोई चीज नहीं, उसके लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं होता आपको, समझो। आप राजस्थान के हो, ठीक है, आप राजस्थान के हो, आपको हिंदी बखूबी आती है, तमिल आती है क्या आपको? नहीं आती ना। कन्नड़ आती है क्या आपको? मलयालम आती है क्या? नहीं आती है आपको। समझो इस बात को, राजस्थान का बंदा कर्नाटका, तमिलनाडु साइड जाके क्लर्क का नोटिफिकेशन भरेगा। मान लो राजस्थान का कोई बंदा है, वो चेन्नई जाके फॉर्म भरना, फिल कर, सर्किल चेन्नई से फॉर्म फिल करेगा, उसको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए तो उसका सिलेक्शन होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज वाले स्टेट से आप फॉर्म फिल करना। ठीक है ना, ये बात है, इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। अहमदाबाद से भरते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, ध्यान रखना। तो आप भोपाल से भर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज वाले, अगर जिसको हिंदी आती है वो केवल भोपाल से। हिंदी वाले तो बहुत सारे हैं, चंडीगढ़ भी है, दिल्ली भी है ना, देखो बहुत सारे। चंडीगढ़ में देखो, चंडीगढ़ में हिमाचल स्टेट कितने सारे आते हैं। चंडीगढ़ में जम्मू भी आता है, हिमाचल भी आता है, चंडीगढ़ यूटी आता है, लद्दाख यूटी आता है ना। तो जो लैंग्वेज आपको आती है ना, उसका एलपीटी होगा फाइनली, जब सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, उससे पहले, मेंस क्लियर करने के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो लैंग्वेज आपको आती है उसी स्टेट से फॉर्म भरना, गलती मत कर देना, फॉर्म गलत हो जाएगा, वैकेंसी खराब हो जाएगी। इतनी बड़ी वैकेंसी आगे आए या ना आए कोई पता ही नहीं है। ठीक है ना, डबल वैकेंसी है पिछली बार से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये वैकेंसी का डाटा था, बायोडाटा था, जिस स्टेट से आप फिल करना चाहते हो उसकी वैकेंसी टोटल आप देख लेना। ओबीसी, एससी, एसटी सबकी वैकेंसी अलग अलग लिखी हुई है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, अलग से आप देख सकते हो। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने एग्जाम पैटर्न तो बता ही दिया आपको। जब मेंस आप क्लियर कर लोगे ना, मेंस की जो कट ऑफ आएगी उसको क्लियर करने के बाद आपका एलपीटी होगा। एलपीटी बहुत नॉर्मल सा है। अगर आपने जिस स्टेट से फॉर्म फिल किया है तो उसकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। केवल सिंपल सा एक, क्या तो ऐसे लिखवा लेते हैं, वो लेटर लिखवा लेते हैं, कॉपी करवाते हैं। न्यूज़पेपर की एक कटिंग दे देंगे, न्यूज़पेपर का एक पेज दे दिया आपको, जैसे मान लो दैनिक भास्कर दे दिया, राजस्थान पत्रिका दे दिया, उसको सामने रख के आपको एलपीटी के लिए बोलेंगे इसको कॉपी कर दो। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती होगी तो हिंदी आप पढ़ के कॉपी तो कर सकते हो ना, यही एलपीटी है। ठीक है, आपने कर्नाटका से फॉर्म फिल किया, मान लो तमिल लैंग्वेज का आपने, मतलब तमिलनाडु वहां से फॉर्म फिल किया, और आप राजस्थान के हो, आपको तो हिंदी आती है। ठीक है ना, अब वहां जाके आपको तमिल लैंग्वेज का अगर आपने न्यूज़पेपर देखा तो तमिल लैंग्वेज को आप कॉपी करके बोल के बता सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते ना। यही मैं बताना चाह रहा हूं, समझ में आ गई होगी बात आपके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सैलरी, सैलरी क्या है? सैलरी क्लरिकल की बात करता हूं तो एसबीआई क्लर्क में अदर जो क्लरिकल होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, उनसे सबसे ज्यादा सैलरी होती है। मैनेजर की बात करें, पीओ की बात करें तो
एसबीआई पीओ की सैलरी आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ इन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एसबीआई पीओ में तो मुझे पता है उसमें 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं। जितना बेसिक पे होता है आईबीपीएस पीओ का, जितना बेसिक पे होता है उससे 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है, वो बेसिक पे होता है। यहां पर देखो लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग जो बेसिक पे है ना वो आपके पास इतना रहेगा। मैंने अलग से लिख दिया कि एसबीआई के लिए बेसिक पे इतना रहेगा। अच्छा, नॉर्मली बेसिक पे सभी क्लरिकल का, आईबीपीएस क्लर्क की बात करता हूं, आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं, तो वहां बेसिक पे होता है 24,050। लेकिन एसबीआई का बेसिक पे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। क्यों? 1340 प्लस 1340, 2680 रुपए के 2 इंक्रीमेंट, मतलब 1340 के 2 इंक्रीमेंट, टोटल 2680 रुपए हो गए। ये 2680 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। देखो लिखा हुआ है प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, तो 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। तो एसबीआई की बात ही अलग है, ब्रांड है भाई, ब्रांड है ना। आप तैयारी करते हो बैंकिंग की, किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर एसबीआई की तैयारी नहीं करते ना तो सोचो क्यों नहीं करते। ठीक है ना, करनी चाहिए आपको तैयारी। तो ये इसका बेसिक पे है। अब इस बेसिक पे के अंदर आपका डीए भी जुड़ जाएगा, है ना, एचआरए आपका जुड़ेगा, और एसबीआई के तो फायदे फायदे हैं यार। मैं आपको सैलरी स्लिप लाके बताऊंगा ना, क्लरिकल पोस्ट की मैं आपको सैलरी स्लिप लाके बताता हूं, पक्का, ये वादा रहा। मैं एसबीआई पीओ की मेरी खुद की सैलरी स्लिप आपको बताऊंगा, आपको, विनय शर्मा, ठीक है ना, आप नाम देख लीजिएगा। जब मैंने छोड़ा था तो बेसिक पे थोड़ा कम था, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, हर 5 साल में वेज रिविजन होता है, पे फिक्सेशन होता है ना, हर 5 साल में वेज रिविजन होता है। तो नवंबर 2022 से वेज रिविजन वो पेंडिंग था, तो अभी सब में बढ़ चुका है। एसबीआई में इंक्रीज हो चुका है, सब में बढ़ चुका है ना। रेगुलेटरी बॉडी जो आरबीआई है उनमें अभी इंक्रीज नहीं हुआ, एलआईसी में भी बढ़ चुका है। तो हर 5 साल में वेज, सबसे अच्छी बात है बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटरी एग्जाम की, हाँ, हर 5 साल में वेज रिविजन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में हर 10 साल में होता है, उसका भी कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात समझो, तो हर 5 साल में होता है, सैलरी बढ़ती रहती है। तो अभी बेसिक पे ये है, तो इसमें कुछ जोड़ देंगे, कुछ जोड़ते जाएंगे, तो इसकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। अगर मैं मेट्रो सिटी की बात करता हूं, तो मेट्रो सिटी की अगर बात करें तो 46,000 आपकी सैलरी बनेगी। मेट्रो सिटी मतलब दिल्ली की बात कर लो या मुंबई की बात कर लो, तो वहां पर आपके पास 46,000 सैलरी बनेगी। कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, अलाउंस जिनको कहा जाता है, ठीक है ना। अलाउंस बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे बताओ, क्लरिकल में एक मेरे साथ में, मैं नाम नहीं लूंगा यार, है ना, मेरे साथ में थे जो रिटायर्ड हुए। एज तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्लरिकल पोस्ट से वो रिटायर्ड हुए, क्योंकि जब हम उसमें काम करते थे तो हम उनको देखते थे, वो रिटायरमेंट था उनका उस टाइम। तो उनका रिटायरमेंट था, तो हमने देखा कि उनको लगभग 84 लाख के लगभग उनको रिटायरमेंट का टोटल पैसा मिला था। रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है ना, 84 लाख के लगभग उनको पैसा मिला, ठीक है ना। अब ये पैसा इतना सारा कैसे जुड़ा? क्योंकि पैसा वो आपका ही होता है, पैसा वो जो ऐड होता है, जो जुड़ता है, जो रिटायरमेंट में आपको जो पैसा मिलेगा रिटर्न में, वो किसका होता है? वो आपका ही होता है। अच्छा, वो पैसा आपको देना होता है पहले, उसमें कुछ बैंक ऐड करता है ना, तो एक मंथली इतना पैसा जुड़ता रहता है, हर महीने जुड़ता रहता है। तो पैसा कहां से आता है समझो, पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम के अंदर तो आप एनपीएस में तो आते ही हो, हर सेंटर का कर्मचारी, बैंक का कर्मचारी, सब कर्मचारी एनपीएस में तो आते ही हैं। लेकिन एसबीआई की बहुत अच्छी बात है, आईबीपीएस में नहीं होता, आरआरबी में नहीं होता, कहीं पर भी नहीं है। मैं वादा करता हूं कहीं पर भी नहीं है, अभी तक तो नहीं देखा मैंने। लेकिन एसबीआई में सबसे अच्छी बात है कि यहां आपका पीएफ भी कटता है, पीएफ भी कटेगा एंड आपका एनपीएस भी कटता है। 2 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पीएफ का मतलब है जो रिटायरमेंट में पैसा आपको मिलेगा, वो पीएफ का पैसा है, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में। और मेडिकल, एसबीआई जैसा मेडिकल नहीं है यार, कहीं पर भी एसबीआई जैसा मेडिकल नहीं है। मैं पूरी चीजें बताने लगा ना, ये वीडियो चल जाएगा 1-1.5 घंटे 2 घंटे का। हम बात कर रहे थे केवल नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन में क्या है और कैसे फॉर्म फिल करना, मैं फॉर्म फिल करके बताऊंगा, है ना। मेरा फिल कर लूंगा या भाटी सर का मैं फॉर्म फिल कर दूंगा, तो आपको लाइव बता दूंगा फॉर्म फिल करके। अच्छा, ये पूरी सैलरी और प्लस अलाउंस, सैलरी प्लस अलाउंस, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके पास लेके आता हूं, कंफर्म, वादा रहा, ठीक है। अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं, बहुत कुछ है बताने लायक, अभी थोड़ा बता दूंगा, बाद में थोड़ा बता दूंगा, तो उससे कंफर्म नहीं होगा। ये सैलरी का समझ में आया?
मेट्रो सिटी में सैलरी इतनी है और बेसिक पे स्टार्ट होता है 26,730 से बेसिक पे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया जी। 6 महीने का आपका प्रोविजन पीरियड होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है ना, आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे। 6 महीने का बहुत नॉर्मली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। प्रोविजन पीरियड आपका 6 महीने का है। जब से ज्वाइन करते हो तब से आपको सैलरी अच्छी खासी मिलती है, पूरी सैलरी मिलती है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट में अपन को आधी सैलरी मिलती है 2 साल तक, 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में, बैंकिंग सेक्टर में स्टार्टिंग से आपको पूरी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। अलाउंस बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। 6 महीने का इसका प्रोविजन पीरियड है, इस बात को ध्यान रखें। ये फॉर्म फीस है, ये आप देख सकते हो कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये आपको पे करने हैं, तो आप फॉर्म फिल कर दिएगा, ठीक है ना। जिसको अपने बैंकिंग सेक्टर में लाइफ सेट करनी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई है। ये हमें पहले पता लग गया था अक्टूबर में कि एसबीआई फोकस कर रहा है कि एक ऑफिसर पर 2 क्लरिकल को रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। उसी के नक्शे कदम ये थोड़ी सी उसका थोड़ा सा ये पॉजिटिव मूव आप मान सकते हो कि हाँ, उन्होंने वैकेंसी उस तर्ज पर निकालने की कोशिश की है। तो लगभग 13,735 वैकेंसी आपको देखने को मिली है, जो कि अप्रोक्स 14,000 वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी है। टारगेट करो। मैंने नोटिफिकेशन के अंदर जो जो चीज़ें मेंशन थी, मैंने पैटर्न क्या था, प्री में 10 गुना पास होते हैं, फिर मेंस का एग्जाम होगा, मेंस के बाद में आपको एलपीटी देना होगा, एलपीटी देना होगा तो आपको जो लैंग्वेज आती है उसी स्टेट से फॉर्म भरना, गलती मत कर देना, ठीक है ना। फॉर्म फीस हुआ, सैलरी हुआ, छोटी छोटी चीज़ें मैं छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है ना। ध्यान रखिए, आप चाहते हो कि सिलेक्शन आपका हो तो ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, मैं आपको गाइड करता रहूँगा बीच बीच में, बाटी सर आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। ये पता ही है आपको ना, और चीज़ें उन्हीं से करो। अंदर क्या क्या है वो मैं बता दूंगा, तसल्ली रखो ना। आप पहले सिलेक्शन हुआ नहीं है, उससे पहले कि काम कैसे होता है, कैसे कौन काम करता है, मैं बताऊंगा आपको। मैंने तो काम किया है, साथ में बैठ के काम करते थे, ठीक है ना। कुछ जो सेंसिबल चीज़ें हैं, मतलब जो नहीं बताई जा सकती, ठीक है ना, वो तो मैं हाइड कर ही दूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो बता सकते हैं आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको मोटिवेशन आए, आप पढ़ना स्टार्ट करो, इस वैकेंसी को टारगेट करो। गाइड मैं करता रहूँगा। बाकी आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, ठीक है। राम राम आप सभी को।